हेलो फ्रेंड्स, आपका मिशन एम्स न्यू दिल्ली इस चैनल में मैं रोहित वाघमारे स्वागत करता हूँ। तो पिछले लेक्चर्स में हमने इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसे ही एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया है उसे हम पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में इस तरह से दिया गया है, एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। आप सभी को भी पता है कि ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, मतलब जिसमें टू पेरेंट्स होते हैं, एक मेल पेरेंट एंड सेकंड इज फीमेल पेरेंट। एंड विविपेरस, विविपेरस मतलब कोई ह्यूमन तो मतलब अंडे से तो नहीं निकलता ना, डायरेक्टली बर्थ होता है, उसे कहा जाता है विविपेरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब हम इसे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसे कि कहा बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज sperms in male and ovum in females. Transfer of sperm into female genital tract is called insemination. मतलब स्पर्म का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना, जिसे कि बोला जाता है इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन, मतलब कि मेल एंड फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होना, मतलब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होना, जिसे कि कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब फर्टिलाइजेशन लीड्स करता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के लिए। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन ऑल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मतलब ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन ऑल से अटैच होना, जिसे कि कहा जाता है इम्प्लांटेशन। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन, मतलब कि बेबी तैयार होना, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जिसे कि गेस्टेशन कहा जाता है। एंड फाइनली डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन, मतलब कि बेबी का बर्थ होना, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। यू हैव लर्नड दैट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मतलब एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन तभी करता है जब उसे प्यूबर्टी हिट कर चुकी हो। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स in male and female। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम गैमेटोजेनेसिस के बेस्ड पर जो डिफरेंस होता है उसे पढ़ने वाले हैं, जिससे कि नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक साइड को आप लिखिएगा मेल और इस साइड को लिखिएगा फीमेल। मेल एंड फीमेल। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस के बेस पर एक मेल में और एक फीमेल में क्या डिफरेंस हो सकता है। आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो मेल में और फीमेल में सबसे पहला डिफरेंस यह है कि एक मेल में स्पर्म का बनना, एक मेल में स्पर्म का बनना जब उसे प्यूबर्टी हिट करती है तब स्टार्ट होता है। मतलब कि व्हेन अ मेल हिट्स द प्यूबर्टी देन स्पर्म प्रोडक्शन आर स्टार्ट्स। और फीमेल में, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में oogenesis की प्रोसेस, फीमेल में यक का फॉर्मेशन जब वो मदर की यूटेरस में होती है तब से स्टार्ट होता है।
मतलब जब एक फीमेल ये मदर की मतलब फिटल लाइफ की जो डेवलपमेंट है उसी टाइम से फीमेल में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस नंबर 1, spermatogenesis starts at the time of puberty। अब इस फीमेल में हम कैसे लिखेंगे? फीमेल में हम ऐसा लिखेंगे oogenesis starts during the fetal life। मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब एक बॉय को जब प्यूबर्टी हिट करती है तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। और oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग द फिटल लाइफ, मतलब जब वो फिटल लाइफ में एक फीमेल है तब से ही उसमें oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। मतलब जब एक फीमेल मदर की यूटेरस में है तब से ही उसमें oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन बॉयज में ऐसा नहीं होता। बॉयज में मतलब फिटल लाइफ से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं हो सकता। प्यूबर्टी मतलब जब लड़कों के एकदम लड़कियों के हार्मोन ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से चेंज हो जाए, बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है, एग्रीवनेस बढ़ जाती है। फीमेल में मतलब ज़्यादा गजब के चेंजेस नहीं होते, बट मेल में गजब के चेंजेस होते हैं। मेल को प्यूबर्टी हिट कर चुकी है ये कोई भी पहचान सकता है। प्यूबर्टी हिट करना इसका मतलब आसान भाषा में यदि कहा जाए तो लड़का या लड़की जवान होना। सिंपल सी भाषा में प्यूबर्टी हिट करना मतलब जवान होना। और गाइज यदि आपको MBBS बनना है, नीट क्लियर करनी है ना, इफ यू वांट टू बिकम अ MBBS देन आपको यदि MBBS बनना है तो 11th 12th की जवानी झंड करनी पड़ती है, तब जाके व्हाइट कोट पहनने को मिलता है, नाम के पीछे डॉक्टर लगाने को मिलता है। संघर्ष करना पड़ता है MBBS के लिए, आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि संघर्ष के बिना राजा बनना संभव ही नहीं है। किसी में दम नहीं है जो आपका नीट का सिलेक्शन रोक सके। आपका सिलेक्शन रोकने वाले भी आप खुद ही हो और आपका सिलेक्शन करने वाले ही आप खुद ही हो। तो आपको सोचना है कि आपको अपने गोल पर फोकस करना है या इस प्यूबर्टी के चक्कर में यानी जवानी के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद करना है। क्योंकि इसी उम्र में 11th 12th की उम्र में ही जैसे गर्ल्स का अट्रैक्शन एंड अदर ऑल्सो ही डिस्ट्रैक्शन है, वो सभी डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम लोग 80% लोगों की आज की लाइफ में गर्लफ्रेंड है, जो कि सबसे बड़ा मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यदि आपको MBBS करना है ना तो इस पर ही फोकस करें, कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो। कम ऑन द आवर टॉपिक, अपने गोल पर फोकस करें। हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग द फिटल लाइफ। अब एक आसान सा क्वेश्चन है कि अब ये दोनों मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis स्टॉप कब होंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis स्टॉप कब होंगे, यही हम डिफरेंसेस में सेकंड पॉइंट में लिखने वाले हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि बॉयज में स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस continuous even in older men,
मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो ओल्डर मैन में भी ऑकर होती है। मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन एक मेल में लाइफ टाइम रहता है। मतलब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो ओल्डर मैन में भी रहती है। लाइफ टाइम एक मेल स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकता है, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में oogenesis stops at the menopause। बॉयज में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट तो प्यूबर्टी के टाइम हो रहा है, बट खत्म कभी नहीं होता, लाइफ टाइम चलती है ये प्रोसेस। एक फीमेल में oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट फिटल लाइफ से हो रहा है, बट स्टॉप मेनोपॉज की स्टेट में हो रहा है। मेनोपॉज मतलब फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। ऐसा आप उसे पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब मेनोपॉज मतलब स्टॉप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉप्स ऑफ पीरियड्स इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये 45 to 50 ईयर्स के टाइम में होती है। मतलब मेनोपॉज जिसे पता नहीं है वो लिख लें कि स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 के एज में होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पर नीट में क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंसेस इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल, गैमेटोजेनेसिस के ऊपर बेस है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, तो सेक्स ऑर्गन के टाइप्स होते हैं, दो तरह के टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड नंबर 2 इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नंबर सेकंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी? अब मतलब कहीं पर भी प्राइमरी मतलब जो आपकी बेसिक नीड को, मतलब आपकी बेसिक नीड को पूरा कर सके उसे कहा जाता है प्राइमरी। एंड सेकेंडरी मतलब बेसिक से थोड़ा ऊपर के लेवल का, उसे कहा जाता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो हमने मतलब इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो उसमें सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या थी जिसके बिना की रिप्रोडक्शन करना, मतलब जिसके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो थी गैमेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो कि गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गन कि जहां पर गैमेट तैयार होते हैं और हार्मोन भी वहीं पर ही तैयार होते हैं।
तो इसे हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब कि ऑर्गन्स वेयर द गैमेट प्रोडक्शन takes place as well as hormone is produced। मतलब कि जहां पर कि गैमेट प्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है और हार्मोन भी वहीं पर ही तैयार हो रहा है, उसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऑर्गन्स वेयर द गैमेट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज वेल एज हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। तो आप बता सकते हैं मतलब मेल एंड फीमेल में ऐसे ऑर्गन कौन से हैं? तो मेल का हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। और इस गैमेट स्पर्म, तो टेस्टोस्टेरॉन एंड स्पर्म कहां पे बनते हैं? टेस्टिस में। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। तो इसे हम लिखते हैं मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, और फीमेल में वो हम कहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवरी में। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पर। अब आपने गैमेट बना दिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमेट बना दिए, हार्मोन बना दिए, बट गैमेट बना दिए। तो गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब यदि आपने गैमेट बना दिए हैं तो गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास कुछ तो सिस्टम होनी चाहिए ना। गैमेट को मतलब ह्यूमन में गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए डक्ट सिस्टम होती है। तो गैमेट को जो ऑर्गन ट्रांसफर करते हैं, ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो लिख सकते हैं organs which helps in storage and transfer of gametes is called secondary sex organ। तो ऐसे ऑर्गन मेल में और फीमेल में, मेल में वैज डिफरेंस है जो कि एक डक्ट है, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब है। बहुत सारे हैं बट एक एग्जांपल के लिए मेल वैज डिफरेंस और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब। मेल में वैज डिफरेंस और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब। ETC लिख दो, मतलब ETC प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो चुका। तो अब हम इस चैप्टर के बहुत 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 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह हम जो भी पढ़ते हैं उसके नोट्स आपको मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मिशन एम्स न्यू दिल्ली रोहित,
जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे चुके हैं, उसे ज्वाइन कीजिएगा। जो भी हम डेली पढ़ते हैं उसके सारे नोट्स उस चैनल पर आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब तक तो हम सिर्फ बच्चों जैसी बातें कर रहे थे फ्रेंड्स, मतलब बच्चों जैसे, मतलब बेसिक बेसिक पढ़ रहे थे। अब असली चैप्टर को स्टार्ट हो चुका है। मतलब अभी तक तो सिर्फ हम ट्रेलर देख रहे थे, पिक्चर तो अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, मतलब इसमें क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो नंबर 1 पर आता है टेस्टिस। टेस्टिस टेस्टिस accessory ducts, accessory glands, एंड नंबर 4 पर आता है एक्सटर्नल जेनिटली। नंबर 1 पर आता है टेस्टिस, नंबर 2 पर आता है एसेसरी डक्ट्स, नंबर 3 पर आता है एसेसरी ग्लैंड्स, एंड नंबर 4 पर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब एसेसरी डक्ट क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स क्या है, मतलब अब आप मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहज डिफरेंस, वहज डिफरेंशिया, ऐसे कुछ डक्ट्स है। मतलब आप यदि स्पर्म को बना रहे हो तो उसे किसकी तो हेल्प से आपको ट्रांसफर तो करना पड़ा है। डक्ट्स मतलब एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है, पाइप के जैसा, मतलब ट्रांसफर करने में, जो गैमेट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, उसे एसेसरी डक्ट्स कहा जाता है। एसेसरी ग्लैंड्स मतलब वो कुछ सिक्रेशन करते हैं, ग्लैंड्स एक्सटर्नल जेनिटल। अब एक एक के बारे में लिखते हैं। टेस्टिस, टेस्टिस क्या है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे गैमेट प्रोडक्शन होता है, गैमेट फॉर्मेशन। टेस्टिस इज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पर कि गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब एसेसरी डक्ट्स, मेल में एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं, वहज डिफरेंस, वहज डिफरेंशिया, वहज डिफरेंशिया, सॉरी, इपिडिडाइमिस, आप लिख लीजिएगा इसे।
और एक है जिसका क्या नाम है, रेट्री टेस्टिस। रेट्री टेस्टिस एसेसरी ग्लैंड्स जो कि हैं सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप सिर्फ अभी नाम याद रखिएगा। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो कि एक्सटर्नल होते हैं, मतलब बाहर होते हैं, जिससे कि हम पता लगा सके कि ये मेल है या फीमेल है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया दैट मीन्स दैट ऑर्गन्स on which based we are decide who are the male और who are the female। तो ऐसे ऑर्गन मेल में होते हैं टेस्टिस नहीं, टेस्टिस इंटरनल है। टेस्टिस बॉडी के मतलब स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया है पेनिस एंड स्क्रोटम। टेस्टिस तो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल बोला है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस एंड स्क्रोटम। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम निकालने जा रहे हैं। बायोलॉजी में डायग्राम का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसी बने वैसे, मतलब अपने को क्या किसी को दिखाने की नहीं, जैसी भी आप बना सकते हैं वैसे आप डायग्राम बनाइएगा। क्योंकि जब आप खुद से डायग्राम बनाएंगे और जब मतलब बुक में से देखेंगे और खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप डायग्राम बनाइएगा, मेरे साथ साथ बनाइएगा। पेंसिल से बनाइएगा, मैं तो क्या हाथ से। ये है टेस्टिस, और टेस्टिस जिसके अंदर प्रेजेंट होता है स्क्रोटम। तो लेबलिंग भी साथ में ही करते हैं। दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द स्क्रोटम। अब आपने एक लाइन पढ़ी होगी, मतलब पहले मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं। टेस्टिस से एक डक्ट निकलती है, टेस्टिस से एक डक्ट निकलती है जिसे कि कहा जाता है वैज डिफरेंस। वैज डिफरेंस। तो बुक्स में एक लाइन आती है कि वैज डिफरेंस लूपिंग ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। लूपिंग का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर। तो वैज डिफरेंस लूप कर रही है, लूपिंग ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। तो वैज डिफरेंस के यहां पर क्या होना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर।
ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। अब हमने टेस्टिस बना दिए, स्क्रोटम बना दिया, वैज डिफरेंस बना दिया, यूरिनरी ब्लैडर भी बना दी। इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पीछे यहाँ पर एक ग्लैंड लोकेटेड होती है जिसे कि कहा जाता है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। ये है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है, तो यूरिन को तो मतलब कोई ह्यूमन बॉडी में स्टोर तो नहीं कर सकता। यदि ज़्यादा देर तक कोई यूरिन को स्टोर करता है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस बनती है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसलिए जब भी आपको भी मतलब यूरिन आए वो नर्व सिस्टम के अंडर कंट्रोल में रहता है, इसलिए कोई भी यूरिन को कंट्रोल कर सकता है, बट उसे ज़्यादा देर तक कंट्रोल करना हार्मफुल रहता है, तो उसे तुरंत ही बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, मतलब किसी को भी ट्रांसफर करना है मतलब तो आपको पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे डक्ट कहा जाता है। तो यूरिन को बॉडी के बाहर निकालने के लिए भी एक डक्ट होती है। तो डक्ट हम निकाल रहे हैं। जिससे कि ये जो डक्ट है जो कि यूरिन को बॉडी के बाहर निकालेगी, जो यूरिन को कैरी करेगी, उसे यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करती है? यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी के बाहर निकालती है। अब सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। आई रिपीट, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है और ए वैज डिफरेंस, यह दोनों मिलकर एक डक्ट बनाते हैं। इस लाइन से 2 बार नीट में क्वेश्चन आया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड और वैज डिफरेंस दोनों मिलकर एक डक्ट बनाते हैं। वैज डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल मेक्स अ कॉमन डक्ट, दैट नेम इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। नीट में इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड एंड वैज डिफरेंस मेक्स अ कॉमन डक्ट, दैट्स नेम इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है, वैज डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल ने बनाए। तो आपको इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां पर दिख रही है? ध्यान से देखिएगा। इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग यूरेथ्रा में हो रही है, मतलब सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड का कुछ सिक्रीशन है, टेस्टिस से स्पर्म वैज डिफरेंस कैरी कर रहे हैं, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट मतलब वैज डिफरेंस की भी ओपनिंग यूरेथ्रा में हो रही है। तो आपको बता दो, मतलब फीमेल की और मेल की यूरेथ्रा में एक डिफरेंस होता है, और वह डिफरेंस यह है
कि मेल की यूरेथ्रा में, मतलब मेल की जो यूरेथ्रा है उसमें स्पर्म और यूरिन दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, बट एट अ टाइम वन ही प्रेजेंट होता है। मतलब यदि स्पर्म प्रेजेंट है तो यूरिन नहीं होगी, और यूरिन प्रेजेंट है यूरेथ्रा में तो स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। बट फीमेल की यूरेथ्रा में ऐसा नहीं होता। फीमेल की यूरेथ्रा सिर्फ यूरिन को कैरी करती है, बट मेल की यूरेथ्रा स्पर्म को भी कैरी कर रहे हैं। मतलब स्पर्म को भी बाहर बॉडी के यूरेथ्रा ही ला रहा है, और यूरिन को भी यूरेथ्रा ही ला रहा है। यह ध्यान से पढ़िएगा। और दोनों ने मिलकर, मतलब वैज डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड ने दोनों ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाई, जिसे कहा जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। दैट मीन कॉमन पैसेज फॉर योर स्पर्म एंड यूरिन इज यूरेथ्रा। कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म इज यूरेथ्रा। अब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ग्लैंड होती है, जिसे कि कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर ग्लैंड होती है, जिसे कि कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, यह डायग्राम अच्छे से पढ़िएगा। जिससे कि इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेनिस। पेनिस। यह पेनिस का ये जो आगे का पार्ट है वो थोड़ा सा इनलार्ज्ड होता है, जिससे कि ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। पेनिस का जो फ्रंट पार्ट होता है वो इनलार्ज्ड होता है, जिससे कि ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। तो इसे भी हम लेबल करते हैं ग्लैंस पेनिस, इनलार्ज्ड part of penis, enlarged part of penis। अब जब यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा की ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा is called urethral meatus or urethral orifice। Opening of urethra is called opening urethral meatus or urethral orifice। मतलब जब जो कि स्टेट, जब आपकी यूरिन
बाहर आ रही है या आपका स्पर्म बाहर आ रहा है, तब उस स्टेट को कहा जाता है यूरेथ्रल मीटस और यूरेथ्रल ओरिफाइस, यानी कि ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। जिस भी टाइम आपकी ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा हो रही है उसे कहा जाता है यूरेथ्रल मीटस और यूरेथ्रल ओरिफाइस। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आज हमने थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ा, कल हम अच्छे से पढ़ेंगे और इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देन thank you for watching this video. If you like this video, then like, share and subscribe. Thank you.